नमस्कार। आपका अखबार के इस अंक में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप सिंह। भारतीय जनता पार्टी मैं कहूँगा कि एक तरह के दोराहे पे खड़ी है। उसने अंधाधुंध कांग्रेसियों को अपनी पार्टी में शामिल किया। सवाल ये उठा, कुछ लोग आरोप भी लगाने लगे कि अब भाजपा देश को कांग्रेस मुक्त बनाने की बजाय भाजपा खुद ही कांग्रेस युक्त हो गई है। तो क्या भाजपा का कांग्रेसीकरण हो गया है? ये एक मुद्दा समय समय पर उठाया जाता है। इस पर एक समय मैंने एक लेख लिखा था दैनिक जागरण में, और उसमें कहा था कि भाजपा का कभी कांग्रेसीकरण नहीं हो सकता, और ये भाजपा की वजह से नहीं होगा। भाजपा जिस रास्ते पर चल रही है उसका कांग्रेसीकरण होने में ज़्यादा समय नहीं लग सकता, बल्कि धीरे धीरे हो भी रहा है। तो कौन रोक रहा है कि भाजपा का कांग्रेसीकरण न होने पाए? भाजपा के कांग्रेसीकरण के रास्ते की सबसे बड़ी रुकावट है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ। वो जिस तरह के व्यक्तियों का निर्माण करता है, उस पर मैं सवाल उठा चुका हूं, फिर भी कह रहा हूं, जिस तरह के व्यक्तियों का निर्माण करता है वो कांग्रेसी नहीं हो सकते, किसी भी जन्म में कांग्रेसी नहीं हो सकते। वो जब तक भाजपा में हैं, भाजपा के साथ हैं, तब तक भाजपा का कांग्रेसीकरण नहीं हो सकता। इस तरह का जवाब देना मेरे लिए भी कठिन हो रहा है। क्यों? चुनाव के दौरान जो इंटरव्यू दिया राष्ट्रीय अध्यक्ष भाजपा के जगत प्रकाश नड्डा ने कि अब हम बहुत स्ट्रांग हो गए हैं, बहुत ताकतवर हो गए हैं, और हमें पहले जैसा आरएसएस की ज़रूरत नहीं है। हालांकि इस इंटरव्यू पर उन्होंने बड़ी सफाई दी, स्पष्टीकरण दिया कि ये मतलब नहीं था, ऐसा था, मैं ये कहना चाहता था। जो भी कहना चाहते हो, जो मैसेज गया उसकी बात कीजिए, उससे जो धारणा बनी उसकी बात कीजिए, स्वयं सेवकों ने उसका जो निष्कर्ष निकाला उसकी बात कीजिए। उन्होंने मान लिया कि भाजपा में अहंकार आ गया है। भाजपा को लगता है कि वो आरएसएस के बिना अपनी राजनीति चला सकती है। जिस दिन ये भावना भाजपा के कार्यकर्ताओं नेताओं के मन में घर कर जाएगी, उस दिन भाजपा का कांग्रेसीकरण हो जाएगा। मुझे याद है लेट 80s या अर्ली 90s में गोविंदाचार्य, जो उस समय राष्ट्रीय महासचिव थे भारतीय जनता पार्टी के, उन्होंने इंडियन एक्सप्रेस में एक लेख लिखा था जिसका निष्कर्ष, मतलब अगर 2 लाइन में बताना हो तो ये कि भाजपा गुलाबी छटा वाली कांग्रेस पार्टी है। और मेरा मानना है कि गुलाबी छटा वाली भाजपा का कोई अस्तित्व नहीं हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता है? भाजपा या तो हिंदुत्व की राजनीति कर सकती है या छद्म धर्मनिरपेक्षता की राजनीति कर सकती है। दोनों एक साथ नहीं कर सकती, कोई पार्टी नहीं कर सकती। कांग्रेस बार बार करने की कोशिश करती है, 2 नावों की सवारी करती है और बीच में पानी में गिर जाती है। इससे भारतीय जनता पार्टी कुछ सीखने की कोशिश नहीं करती, और अपने अनुभव से भी ऐसा लगता है कि सीखने की कोशिश नहीं करती। अटल जी के समय इसकी बड़ी कोशिश हुई। उदार हैं अटल जी, सबको साथ लेकर चलना जानते हैं। मुसलमानों को एक तरह से आमंत्रित किया जाना शुरू किया कि भाजपा से जुड़ना चाहिए। ये बीमारी संघ को भी लग गई। राष्ट्रीय मुस्लिम मंच बना, उसके हजारों कार्यक्रम हुए। 5 मुसलमान जुड़ा क्या भारतीय जनता पार्टी से? या किसी मुसलमान की राय भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के बारे में बदली क्या? तो आप जब कोई भी रणनीति बनाते हैं तो समय समय पर उसकी समीक्षा करते हैं कि उसके लाभ हो रहा है, नुकसान हो रहा है। लाभ हो रहा है तब भी, नुकसान हो रहा है तब भी। उसको रिकैलिब्रेट करते हैं कि अगर लाभ हो रहा है तो और ज़्यादा लाभ कैसे हो, अगर नुकसान हो रहा है तो उसको रोका कैसे जाए। इसकी परवाह किए बिना अगर आप लगातार इस तरह की कोई, मुस्लिम मंच का आपका जो अध्यक्ष है उसके पोलिंग बूथ पर भी अगर आपको मुस्लिम वोट नहीं मिल रहा है तो ये बड़ा खुला संदेश है मुसलमानों की ओर से आपको। अब बार बार ये लोग तर्क करते हैं, मतलब मैं तो उसे कुतर्क मानता हूँ कि क्या 20 करोड़ मुसलमानों को आप जो है हिंद महासागर में फेंक देंगे? बिल्कुल नहीं। 20 करोड़ मुसलमान यहाँ हैं और यहीं रहेंगे। आप उनके पीछे दौड़ना छोड़ दीजिए। कोई नहीं कह रहा है कि आप उनके खिलाफ बोलिए।
आप उनको इग्नोर करना शुरू कर दीजिए। आप उनको ये संदेश दीजिए कि अगर आप हमें वोट नहीं देते, आपने तय कर लिया है, तो आपके वोट के बिना भी हम सत्ता में आ सकते हैं, जो आपने 2014, 2017, 2019, 2022 में किया। ये उत्तर प्रदेश और राष्ट्रीय चुनाव की बात कर रहा हूँ, और यही बात कर रहा हूँ मैं असम जैसे राज्य में, जहाँ लगभग 33% मुस्लिम आबादी है। यही बात कर रहा हूँ मैं केरल के बारे में, जहाँ बड़ी संख्या में मुस्लिम आबादी है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी वहाँ बढ़ रही है। बिहार में देख लीजिए, बंगाल में देख लीजिए, जहाँ 30% मुस्लिम आबादी है। आपको 2019 में 18 सीटें मिली 42 में से, 3 से 77 पर पहुँच गए, 77 पर पहुँच गए असेंबली में। तो ये मुस्लिम वोट के कारण नहीं मिला, मुस्लिम वोट के बावजूद मिला। तो इस बात को, जिस अपनी सफलता के कारण को नहीं पहचानेंगे आप, ये जो सूडो सेकुलरिज्म जो टर्म दिया था आडवाणी जी ने, बहुत ही सही टर्म है। ये सूडो सेकुलरिज्म की राजनीति भाजपा के लिए नहीं है। ये भाजपा जितनी जल्दी समझेगी उतना अच्छा होगा उसके लिए। आप अगर हिंदुत्व की राजनीति कर रहे हैं तो हिंदुत्व और सूडो सेकुलरिज्म साथ साथ नहीं चल सकते हैं। ये दोनों परस्पर विरोधी हैं। राजनीतिक दृष्टि से कह रहा हूँ, चुनाव की दृष्टि से कह रहा हूँ, ये दोनों साथ नहीं चल सकते। और मैं कई बार कोट कर चुका हूँ गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर को, आज फिर कर रहा हूँ। उन्होंने कहा था, दुनिया में 2 ऐसे मजहब हैं, इस्लाम और क्रिश्चियनिटी, जिनके साथ आप भाईचारे का संबंध अगर बनाना चाहते हैं तो उसकी एक ही शर्त है कि आप उनके मजहब को स्वीकार कर लें, अन्यथा ये असंभव है। ये साधारण सी बात भाजपा के राष्ट्रीय नेताओं को, खास तौर से जब वो सत्ता में आते हैं, तो समझ में नहीं आती। उनको लगता है कि मुसलमान जो सूडो सेकुलर पार्टियां हैं उनसे टूटकर उनके साथ आ जाएगा। ये कभी होता नहीं है और कभी होगा भी नहीं। तो भारतीय जनता पार्टी का ये जो कांग्रेसीकरण होने की बात हो रही है, अगर भारतीय जनता पार्टी आरएसएस से दूर जाएगी तो उसका कांग्रेसीकरण हो जाएगा, आज मैं कह रहा हूँ। इससे पहले मैं मानता था कि ऐसा संभव ही नहीं है। तब तक मुझे इस बात का अंदाज़ा भी नहीं था, बिल्कुल कोई गुमान नहीं था कि भाजपा आरएसएस से दूरी बनाने की सोच भी सकती है, या उसको कभी यह अहंकार हो सकता है कि उससे आरएसएस की ज़रूरत नहीं है। लेकिन आज दिखाई दे रहा है 10 साल के शासन का दो नतीजे हुए हैं। एक कि हम मुसलमानों को अपने साथ जोड़ सकते हैं, दूसरा हमारा काम आरएसएस के बिना चल सकता है। दोनों भ्रांत धारणाएं हैं और चुनाव के नतीजे इनको प्रमाणित कर रहे हैं। भाजपा को आज भी आरएसएस की उतनी ही ज़रूरत है जितनी 1951 में 1951 में जनसंघ की स्थापना के समय थी। वो आपका मातृ संगठन है। वहीं से आपके नेता, जितने बड़े नेता हैं, नाम गिन लीजिए, 2 प्रधानमंत्री हुए हैं, दोनों स्वयंसेवक। आप कैसे इस बात की कल्पना भी कर सकते हैं? आपकी ये जो ताकत है, इसके पीछे जो शक्ति है उसको पहचानिए। आपकी ताकत के पीछे की जो वास्तविक शक्ति है वो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की पीढ़ियों का बलिदान है। पीढ़ियां खपी हैं आपको यहाँ तक पहुँचाने में। उनको सत्ता नहीं चाहिए। जो लोग सत्ता में थे उनको 3 बार उन पर प्रतिबंध लगा चुके हैं। आरएसएस टूटा नहीं, हर प्रतिबंध के बाद और मजबूत होकर उभरा। लेकिन आपको लगता है कि आप जो सेकुलर पॉलिटिक्स कांग्रेस करती है या दूसरे क्षेत्रीय दल करते हैं वो आप भी कर सकते हैं। इस गलतफहमी के दौर से अगर नहीं निकलेंगे तो 2024 में जो हुआ है उससे भी बुरा हो सकता है। मुसलमान से मैं बार बार कहता हूँ, लड़ाई करने की ज़रूरत नहीं है। जो आपके साथ नहीं आना चाहता है, जो खुलेआम कह रहा है कि हम उसको वोट देंगे जो बीजेपी को हराएगा, तो आप इसको स्वीकार कर लिए। वो तो खुद ही कह रहे हैं। तो भाई उनके पीछे भागना छोड़ दीजिए। उसका नतीजा ये हो रहा है कि उनके पीछे भागने के चक्कर में जो आपके साथ हैं
उनमें निराशा भर रही है। क्या इसी राजनीति के लिए हमने अपने जीवन का बलिदान किया? भारतीय जनता पार्टी का जो कैडर है, जो कार्यकर्ता है, पार्टी की नौकरी नहीं करता है। वो अपने प्रोफेशन, अपने समय, अपने पारिवारिक समय, अपने सामाजिक समय में से समय निकालकर पार्टी के लिए काम करता है। क्यों? क्योंकि उसका विचारधारा के प्रति कमिटमेंट है। जब इस कमिटमेंट के खिलाफ आप बातें करते हैं, जब इस कमिटमेंट के खिलाफ आप कदम उठाते हैं, तो उसके मन में फिर आशंका और शंका दोनों आती है। शंका होती है कि हम किस दिशा में जा रहे हैं। आशंका होती है कि हम जिनका विरोध कर रहे थे, जिन पार्टियों के विरोध में यहाँ तक आए, क्या हम उन्हीं के जैसे होने जा रहे हैं? ये डर वास्तविक है। जिस तरह से अबाध गति से कांग्रेस के लोगों को शामिल करना शुरू किया गया है। एक समय अमित शाह जी ने, जब वो अध्यक्ष थे पार्टी के, तो उन्होंने एक कमेटी बनाई थी कि दूसरे दलों से जो लोग आएंगे उनकी स्क्रूटनी होगी। तब उन्होंने कहा था, जो हमारी विचारधारा से 50% सहमत है और जिस पर भ्रष्टाचार के कोई गंभीर आरोप नहीं है, उसको लेने में हमें कोई दिक्कत नहीं होगी। अपने ही बनाए इस नियम को पार्टी ने छोड़ दिया। अगर नहीं छोड़ा होता तो अजीत पवार को क्यों लेते आप? अशोक देशमुख को क्यों लेते आप? और जिस तरह के लोगों को टिकट दिया है, जो बाहर से आए हुए हैं, उनकी बात कर रहा हूँ, उनमें कितने लोग आपकी विचारधारा से 5% भी सहमत है? उनको मालूम ही नहीं है कि आपकी विचारधारा क्या है, उसके प्रति कोई कमिटमेंट नहीं है उनका। वो लाभ के लिए आए हैं। उनको लग रहा है कि भाजपा इस समय बढ़ रही है, भाजपा के साथ आने से हम विधायक बन सकते हैं, हम सांसद बन सकते हैं, हम मंत्री बन सकते हैं और बड़े पद पा सकते हैं, इसलिए आपके साथ आए हैं। आपकी विचारधारा से प्रभावित होकर नहीं आए। लेकिन आपको ये गलतफहमी है कि वो आपकी विचारधारा से प्रभावित होकर आए, और इसका नुकसान दिखना शुरू हो गया है। तो भारतीय जनता पार्टी को अगर अपने को मजबूत करना है, अपने संगठन को मजबूत करना है, अपनी विचारधारा के प्रति कमिटमेंट वाले जो लोग हैं उनको आगे बढ़ाना है, तो उनकी चिंता करनी पड़ेगी और उनके बारे में सोचना पड़ेगा। आज भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता निराश है। उसको इसका उत्तर देने वाला कोई नहीं है कि वो अगर 10 साल, 15 साल, 20 साल, 25 साल से पार्टी के लिए काम कर रहा है, तो उसमें ऐसी कौन सी अयोग्यता आ गई कि उसकी बजाय 2 दिन पहले दूसरी पार्टी से आया हुआ व्यक्ति वो राज्यसभा में चला जाता है, वो विधान परिषद में चला जाता है, वो विधायक और सांसद का टिकट पा जाता है, वो मंत्री बन जाता है। जिसका 15 साल से 20 साल से विरोध कर रहा था पार्टी का कार्यकर्ता, आज उसी की पालकी ढोने के लिए मजबूर है। उसकी ये हालत आपने क्यों बनाई? और फिर वो कितने दिन तक कमिटमेंट के साथ काम करेगा? वो वैचारिक प्रतिबद्धता के कारण जुड़ा हुआ है, इन दल बदलुओं के कारण नहीं जुड़ा हुआ है आपसे, इनके लिए काम करने के लिए नहीं जुड़ा हुआ है। इस चुनाव में ऐसे बहुत से कैंडिडेट थे जिनके लिए भाजपा के कार्यकर्ता ने काम नहीं किया। बाहर से आए हुए कैंडिडेट्स की बात कर रहा हूँ। बाहर से लोगों को लाकर आप मजबूत नहीं कर सकते। मैं कई बार कह चुका हूँ और ये सच्चाई भी है कि कोई भी संगठन 2 तरह से बढ़ता है, एक ऑर्गेनिक तरीके से, एक इनऑर्गेनिक तरीके से। ऑर्गेनिक तरीका मतलब जो स्वाभाविक विकास की गति है, कि धीरे धीरे नीचे से कार्यकर्ता उठता है, ऊपर तक पहुंचता है। सबसे बड़ा उदाहरण देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। इसके बावजूद आप बाहर से लोगों को ला रहे हैं। तो बाहर से लोगों को लाते हैं तो एक रणनीति के तहत, किसी चुनाव क्षेत्र की या किसी राज्य विशेष की रणनीति के तहत सामाजिक समीकरण जोड़ने के लिए उनको लाया जाता है। लेकिन एक जो है कूलिंग ऑफ पीरियड भी होना चाहिए कि इतने समय तक पार्टी के लिए आप काम करेंगे, तब पार्टी आपके बारे में आगे सोचेगी। ऐसा नहीं कि आज आपने ज्वाइन किया और कल आपको राज्यसभा भेज दिया गया, विधान परिषद का सदस्य बना दिया गया, मंत्री बना दिया गया। ये सिलसिला जब तक जारी रहेगा और जितना बढ़ेगा, भाजपा के कार्यकर्ताओं में हताशा और निराशा उतनी ज़्यादा बढ़ेगी। अब एक छोटा सा उदाहरण बिहार का दे रहा हूँ। सम्राट चौधरी सब पार्टियों में घूम कर आए हैं। आपके प्रदेश अध्यक्ष भी हैं और डिप्टी चीफ मिनिस्टर भी हैं, दोनों जिम्मेदारी मिली हुई है।
अपने समाज का कितना वोट दिला पाए वो, इसकी भी तो समीक्षा होनी चाहिए। उनको लाए तो इसीलिए थे कि कुशवाहा समाज को भाजपा से जोड़ना है। उसमें उनको कितनी सफलता मिली? उनसे किसी ने पूछा कि भाई आप असफल क्यों हो गए? आपको जिस उद्देश्य से हम लाए थे, इतना बड़ा पद दिया आपको, एक नहीं दो पद हैं, उसके बदले में पार्टी को क्या मिला? तो ये सवाल जब तक नहीं पूछे जाएंगे तब तक कोई बदलाव होने वाला नहीं है। समीक्षा की बैठकें चल रही हैं, उनसे कुछ नहीं निकल रहा। BL संतोष जी गए थे लखनऊ, वहाँ बैठकें की उन्होंने 2-3, उनमें वही बातें कही गई जो आपको रोज़ अखबार में पढ़ने को और टेलीविज़न पर सुनने को मिलती है। कोई नई बात नहीं हुई, कोई बदलाव का संकेत नहीं हुआ, कोई जवाबदेही तय करने का फैसला नहीं हुआ, किसी से सवाल नहीं पूछा गया कि ऐसा क्यों हुआ। लेकिन हो रहा है ये सब। इसमें बदलाव की कम से कम अभी तो कोई गुंजाइश दिख नहीं रही है, कोई संकेत उसका दिख नहीं रहा है। आगे कुछ हो तो पता नहीं। तो इस अंक में इतना ही। अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। आपसे अनुरोध है कि ये चैनल देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। नमस्कार।